वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान एसएसटी का मॉडल पेपर 9 यानी अंतिम मॉडल पेपर है एसएसटी का, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज का जो पहला सवाल है, पहले की भांति इस बार भी हमसे टोटल 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलो एक एक करके सभी को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल है, जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक किसे कहा जाता था? यानी जो जर्मनी था उसके अंदर राष्ट्र और राज्य का निर्माण किस प्रकार हुआ, इसका जो जनक है वो बच्चों ओटो वॉन बिस्मार्क को माना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो बच्चों राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। 1988 में किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया? तो बच्चों वो उड़ीसा राज्य था। अगला है, कार्बनिक रसायन उद्योग में जो पदार्थ प्रयुक्त होता है वह है, यानी जो कार्बनिक रासायनिक उद्योग में कौन सा पदार्थ है जो प्रयोग में लिया जाता है? तो बच्चों वो पेट्रो रसायन का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है कि अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो बच्चों इसका आंसर होगा विशाखापट्टनम। अगला है, मुद्रण संस्कृति ने किस क्रांति को जन्म दिया था? तो बच्चों इसका आंसर होगा हमारा चेन्नई। क्या होगा बच्चों? फ्रांसीसी क्रांति। अगला है, बंगाल में पहली जूट मिल कब स्थापित की गई थी? तो पश्चिमी बंगाल था, उसके अंदर जो पहली जूट की मिल स्थापित की गई थी तो वो कब की गई थी बच्चों? 1855 के अंदर की गई थी। अगला सवाल है बच्चों, जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं और कपास की खेती हेतु केनाल कॉलोनी बसाई गई थी? तो बच्चों ऑप्शन होगा पंजाब के अंदर। 1821 से संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया था? यानी जो 1821 है उसमें संवाद कौमुदी नाम का एक पेपर आता था, उसका जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया गया था ये हमें बताना है। तो बच्चों वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है बच्चों, बेल्जियम ने 1970 से 1993 के बीच कुल कितने संविधान संशोधन किए? यानी जो बेल्जियम राज्य है उसका जो संविधान बना उसमें 1970 से 1993 के बीच उसमें कितनी बार संशोधन किया गया था? तो बच्चों टोटल 4 बार किया गया था। निम्न में से कौन सा राज्य साथ रहकर संघ का उदाहरण नहीं है? तो बच्चों अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर हमें पूछा गया है तो इसका आंसर होगा बच्चों स्विट्जरलैंड। जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन किस देश में पाया जाता है? तो वो हमें बताना है। तो इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी भारत में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ? यानी एक पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसका निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ है? तो बच्चों ममता बनर्जी जो पश्चिमी बंगाल की अभी सीएम है उनके द्वारा किया गया था। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, जिस सरकार की जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती है तो वह क्या कहलाती है? यह हमें बताना है। तो बच्चों उसको लोकतांत्रिक सरकार के नाम से जाना जाता है। मध्य आय वर्ग वाला देश है, यानी ऐसा कौन सा देश है जिसके अंदर मध्य आय है? तो वो हो जाएगा बच्चों भारत। स्वयं सहायता समूह का संबंध है? तो बच्चों ग्रामीण लोगों का समूह जो ऋण के क्षेत्र में मिलकर काम करता है। उपभोक्ताओं की भागीदारी बाजार में तब होती है तब वे क्या होते हैं बच्चों? वस्तुओं की सेवाओं का उपभोग हेतु खरीदते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। विश्व के दूरस्थ भागों को जोड़ने वाली वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है? तो बच्चों बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अगला है, सौर युग के दुनिया के लोग अपने राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं। यानी बच्चों यहाँ पर सौर युग के लोग हैं वो दुनिया के राष्ट्रों में बटे हुए हैं, इसके बारे में बताना है। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा अपना कल्पनादर्श। क्या हो जाएगा बच्चों? पहले का आंसर हो जाएगा हमारा कल्पनादर्श। अगला है, हमारे देश में जीवन निर्वाह खेती से लेकर खेती तक कृषि के अनेक प्रकार होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा वाणिज्यिक खेती। कौन सी आ जाएगी बच्चों? वाणिज्यिक खेती। अगला है, भारत का संचार तंत्र विश्व का वृहत्तम है। तो बच्चों क्या हो जाएगा? डाक संचार तंत्र। यानी जो सबसे बड़ा है वो कौन सा हो जाएगा? डाक संचार तंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ ही कायदे कानून के अनुसार होंगे। तो बच्चों चौथे का आंसर होगा लोकतंत्र। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? लोकतंत्र। अगला है, अंतिम वस्तुओं के मूल्य में वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। तो बच्चों मध्यवर्ती। क्या हो जाएगा यहाँ पर?
मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। विश्व के लगभग देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, तो लगभग बच्चों 160 देश इसके संगठन के सदस्य हैं। अगला है अति लघुतरात्मक प्रश्न है, टोटल 12 पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है। हेनरी फोर्ड ने कारों के उत्पादन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई है? तो बच्चों यहाँ पर जो हेनरी फोर्ड ने कारों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन की पद्धति, कौन सी हो जाएगी बच्चों? असेंबली लाइन। तो इसका आंसर होगा असेंबली लाइन की पद्धति। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, 19वीं सदी की 2 यूरोपियन महिला उपन्यास लेखिकाओं के नाम बताइए। तो बच्चों पहली हो जाएगी जेन ऑस्टिन, अगर हम बात करें बच्चों जेन ऑस्टिन। अगर हम दूसरे की बात करें तो जॉर्ज इलियट, क्या हो जाएगा बच्चों? जॉर्ज इलियट। ये दोनों महिला थी। फारसी भाषा में छपने वाले 2 अखबारों के नाम लिखिए। तो बच्चों जाम ए जहानामा पहला हो जाएगा, जाम ए जहानामा। दूसरे की बात करें बच्चों तो यहां पर हो जाएगा शमशुल अखबार, क्या हो जाएगा बच्चों? शमशुल अखबार। दूसरा है भारत में किन्हीं 2 बाघ आरक्षित परियोजनाओं के नाम बताइए, यानी ऐसी परियोजना बतानी है जहां पर बाघों को बचाने के लिए अभियान बनाए गए हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें तो पहला हो जाएगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये है उत्तराखंड के अंदर। दूसरे की बात करें सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये है बच्चों हमारा पश्चिमी बंगाल के अंदर। अगला है प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। तो बच्चों यहां पर 2 हो जाएगा, कृषि आधारित और खनिज आधारित। पहला हो जाएगा हमारा कृषि आधारित, दूसरा हो जाएगा खनिज आधारित। अगला सवाल है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को देश का आर्थिक मापक यानी बैरोमीटर क्यों कहा जाता है? तो बच्चों अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रगति से देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आर्थिक मापक क्या कहा जाता है। अगला है नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो सरकार के 3 अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होते हुए भी वे एक दूसरे पर अंकुश रखने की शक्ति रखते हैं। नारीवाद का अर्थ क्या है बच्चों? तो नारीवाद एक विचार है जो ये कहता है कि स्त्रियों को भी समाज में वही स्थिति प्राप्त हो जो पुरुषों को होती है। अगला है किस शासन प्रणाली में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक सुरक्षित रहती है? तो बच्चों लोकतांत्रिक प्रणाली में। कौन सी हो जाएगी? लोकतांत्रिक प्रणाली। लोकतांत्रिक प्रणाली में व्यक्ति की गरिमा हमेशा क्या रहती है? सुरक्षित रहती है। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, अनौपचारिक साख स्रोतों के कोई 2 दोष बताइए। तो बच्चों हो जाएगा ऊंची ब्याज दर, पहला हो जाएगा ऊंची ब्याज दर, और इसका दूसरा कारण हो जाएगा ऋणी का कई प्रकार से शोषण करना, यानी ऋणी का कई प्रकार से शोषण करना। ये क्या हो जाएंगे बच्चों? इसके 2 दोष हो जाएंगे। अगला है भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित किन्हीं 2 तरह के उत्पादों के नाम बताइए। तो बच्चों एक तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, अगर पहले की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हो जाएगा, ये हमारा पहला हो गया। अगर हम दूसरे की बात करें तो ठंडे पेय पदार्थ, क्या हो जाएंगे बच्चों? ठंडे पेय पदार्थ। अंतिम सवाल है इसका, सोने के आभूषण खरीदते समय आप आभूषण पर कौन सा चिन्ह देखेंगे? तो बच्चों हम वहां पर हॉलमार्क का चिन्ह देखते हैं। किसका? हॉलमार्क का चिन्ह देखते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसके अंदर हमें टोटल 12 बहुविकल्प यानी बच्चों यहाँ पर सवाल पूछे गए थे। टोटल 12 जो अति लघुतरात्मक प्रश्न थे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का था। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला जो हमारा खंड है इसके अंदर भी हमें टोटल बच्चों प्रत्येक प्रश्न जो पूछा जाने वाला है उसका जो वेटेज होने वाला है वो हमसे 2 नंबर का होने वाला है। तो चलो पहला सवाल है, फ्रांस पर नेपोलियन के आधिपत्य के बाद फ्रांस के लोगों का पारंपरिक उत्साह किस प्रकार शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया? कोई 4 कारण स्पष्ट कीजिए। तो नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के स्वरूप नहीं है,
स्वतंत्र विचारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नेपोलियन ने सेंसरशिप लागू कर दी। नेपोलियन ने सत्ता संभालते ही करों में वृद्धि कर दी। नेपोलियन द्वारा शेष यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदे की अपेक्षा अधिक नजर आने लगा था। अगला है बच्चों आयात शुल्क क्या है, चलो इसको देख लेते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर बोला है आयात शुल्क क्या है, तो किसी दूसरे देश से आने वाली चीजों पर वसूल किया जाने वाला आयात शुल्क कहलाता है। यानी वह शुल्क जो किसी दूसरे देश से जो वस्तु आ रही है उस पर जो भी शुल्क लगाया जाता है उसको हम आयात शुल्क के नाम से जानते हैं। यह शुल्क या कर उस जगह लिया जाता है जहां से वह चीज देश में आती है, यानी सीमा पर, बंदरगाह या हवाई अड्डे पर यह आयात शुल्क लिया जाता है। चादर अपरदन से आप क्या समझते हैं? कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, इसे चादर अपरदन कहते हैं। यानी कहीं पे बाढ़ आ गई, जो उपजाऊ मिट्टी होती है ऊपर वाली वो पानी के साथ बह जाती है, इसको हम चादर अपरदन के नाम से जानते हैं। चावल की कृषि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला है जलवायु, दूसरा है उत्पादक क्षेत्र। तो बच्चों पहले बताना है चावल के लिए किस प्रकार की जलवायु आवश्यक है। तो चावल को उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तथा अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। दूसरा है बच्चों उत्पादक क्षेत्र। चावल उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों तथा डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। सिंचाई सुविधा के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी उगाया जाता है। श्रीलंका में तमिलों की क्या मांग थी, ये हमें बताना है। तो बच्चों श्रीलंका सरकार के समक्ष तमिलों की प्रमुख मांगे थी। तमिल को भी राजभाषा का दर्जा दिया जाए, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में तमिलों को समान अवसर दिया जाए, तमिलों के आबादी वाले क्षेत्र को स्वायत्तता प्रदान की जाए। जातिगत असमानता दूर करने के लिए अपने कोई 2 सुझाव दीजिए। तो बच्चों पहला हो जाएगा संवैधानिक प्रावधानों का पालन। जातिगत असमानता को दूर करने के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं, इन प्रावधानों का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। दूसरा है अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन, यानी अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देकर भी हम जातिगत असमानता को दूर कर सकते हैं। अगला है भारत में प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो भारत में रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। आज भी देश की अधिकांश जनसंख्या रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्रों पर निर्भर है। 2017-18 में भारत के रोजगार में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 44% है। प्राथमिक क्षेत्र से देश को खाद्यान्न आपूर्ति होती है। द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र का विकास आधार है। छिपी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, इसको कम करने के कोई 2 सुझाव दीजिए। तो अल्प बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते परंतु उन्हें कार्य करने का अवसर उनकी क्षमता से कम मिलता है। अल्प बेरोजगारी की छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। अल्प तथा छिपी बेरोजगारी दूर करने के उपाय। बैंक उचित दर पर ब्याज लोगों को ऋण दे ताकि वे स्वरोजगार कर सके। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार कार्यक्रमों तथा योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। अगला है बच्चों यहाँ पर सूचना तथा प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण से किस प्रकार संभव बनाया है। तो बच्चों अगले की बात करें तो सवाल नंबर 12, सूचना और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि के उपयोग से विभिन्न देश के व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं का आसानी से संपर्क हुआ है तथा नवीन प्रौद्योगिकी से अब घर बैठे वस्तुओं तथा सेवाओं का आदान प्रदान संभव हो गया है। औसत आय किस प्रकार ज्ञात की जाती है, उन सूचकों को सूचीबद्ध कीजिए तथा उनके आधार पर मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है। औसत आय, किसी देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से भाग दिया जाए तो उसकी औसत आय कहलाती है। मानव विकास सूचकांक के सूचकों की सूची, वे सूचक जिनके आधार पर मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है इस प्रकार। पहला है शैक्षिक स्तर, दूसरा है स्वास्थ्य की स्थिति, तीसरा है प्रति व्यक्ति आय और चौथा हो जाएगा लिंग समानता। अगला क्वेश्चन है बच्चों जहां पर खंड 6 है जिसके अंदर हमें यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे 4। प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का होने वाला है। चलो इसको पढ़ लेते हैं। बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूर वर्ग के जीवन पर पड़ने वाले कोई 3 प्रभाव बताइए। तो बच्चों यहाँ पर दूसरा इसके अंदर अथवा का प्रश्न है। मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारतीय वस्त्र उत्पादों की क्या स्थिति थी। तो नौकरियों के समाचार गांव में पहुंचते ही मजदूर बड़ी संख्या में शहर की ओर चल जाते थे।
शहरों में नौकरी मिलने की संभावना मित्रों, रिश्तेदारों से जान पहचान पर निर्भर करती थी। किसी कारखाने में यदि मजदूरों का कोई रिश्तेदार या मित्र लगा हुआ होता था तो उन्हें नौकरी मिलने की अधिक संभावना होती थी। दूसरा है, रोजगार चाहने वाले लोगों को हफ्तों प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। वे पुलों के नीचे या रेन बसेरों में रात काटते थे। कुछ बेरोजगार शहर के बने निजी रेन बसेरों में भी रहते थे। अनेक उद्योगों में मौसमी काम के कारण कामगारों को बीच बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। काम का सीजन गुजर जाने के बाद गरीब पुनः सड़क पर आ जाते थे और कुछ लोग सदी में अपने गांव में चले जाते थे, परंतु अधिकतर मजदूर शहरों में ही छोटा छोटा काम ढूंढने का प्रयास करते रहते थे। दूसरा सवाल है जिसके अंदर बच्चों हमें अथवा वाला प्रश्न पूछा गया है, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। अगला सवाल है अथवा वाला है, मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी तथा सूती कपड़ों का ही दबदबा था, क्योंकि भारत में पैदा होने वाला कपास बारीक किस्मों का था। आर्मीनियन तथा फारसी व्यापारी पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के मार्ग से यहाँ का सामान ले जाते थे। यहाँ पर बना मशीन कपड़ा ऊंटों की पीठ पर लाद कर पश्चिमोत्तर सीमा से पहाड़ी दर्रों और रेगिस्तानों को पार ले जाया जाता। प्रमुख पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों सूरत तथा हुगली से समुद्री व्यापार होता था, जो काफी विकसित था। अनेक भारतीय व्यापारी तथा बैंकर उत्पादन से पैसा लगाते थे, सामान को लेकर जाते थे तथा उसे निर्यातकों तक पहुंचाते थे। माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागरों के द्वारा बंदरगाह नगर देश के भीतरी प्रदेशों से जुड़े हुए थे। ये सौदागर बुनकरों को पेशगी देते थे, उनसे तैयार कपड़ा खरीदते थे तथा उन्हें बंदरगाहों तक पहुंचाते थे। बंदरगाहों पर जहाजों के मालिक तथा निर्यात व्यापारियों के दलाल कीमतों पर मोल भाव करते थे तथा आपूर्ति सौदागरों को माल खरीद लेते थे। अगला है 15, किसी क्षेत्र में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होने पर भी वहां जल दुर्लभता किस प्रकार संभव है। वर्षा जल संग्रहण हेतु बनाए जाने वाले टांका की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों एक एक करके दोनों को देख। तो बच्चों इसका आंसर होगा, किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां जल की दुर्लभता हो सकती है, इसलिए जल की अत्यधिक मांग, अतिशोषण तथा जल की खराब गुणवत्ता उत्तरदायी है। अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती हुई मांग जल दुर्लभता से जन्म लेती है। समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण भी जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी है। अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपभोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने वाले के लिए भी जल संसाधनों का अतिशोषण किया जाता है। शहरीकरण, औद्योगिकरण तथा शहरी जीवन शैली के कारण भी प्रचुर मात्रा वाले क्षेत्रों में जल दुर्लभता से दिखाई देता है। अथवा का प्रश्न था टांका की विशेषताएं। टांका एक भूमिगत टैंक होता है जो राजस्थान के अर्ध शुष्क तथा शुष्क क्षेत्रों के घरों में वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। टांका मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घर की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से पानी, वर्षा का जल नलों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा तक संग्रहित किया जा सकता था। कुछ घरों में तो टांका के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते थे, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों में भी ठंडक रखता था, जिससे शीत ऋतु में गर्मी से राहत मिले। अगला है बच्चों 1992 के संविधान संशोधन द्वारा भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर स्थानीय शासन को किस प्रकार शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। कोई 3 कारण बताइए। अथवा है भारत की भाषाई नीति की विवेचना की। भारत में 1992 के संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय शासन को निम्न प्रकार की शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया था। तो पहला हो जाएगा, अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव 5 वर्ष में नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। अब निर्वाचित स्थानीय निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई है। अब कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अथवा का प्रश्न था भारत की भाषाई नीति। संविधान में किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा बनाया गया तथा अन्य भाषाओं को भी अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। राज्यों को भी अपनी राजभाषाएं हैं। राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को भी प्रयोग में जारी रखा गया है। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की नीति बनाई हुई है, लेकिन किसी राज्य का हिंदी को थोपा नहीं जाएगा। भारतीय राजनेताओं इस संबंध में जो लचीला रुख अपनाया, उसे हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, बैंकों द्वारा मुद्रा निक्षेप स्वीकार करना उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, व्याख्या कीजिए। अथवा का प्रश्न है औपचारिक क्षेत्रक ऋणों की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। लोग अपनी अतिरिक्त नकद को बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा करा देते हैं, बैंकों में ये जमा स्वीकार करते हैं और इस ब्याज पे देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों में सुरक्षित रहता है, इस पर ब्याज भी मिलता है। लोगों को आवश्यकताओं के अनुसार इससे से धन निकालना भी सुविधा भी उपलब्ध होती है। चूंकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहते हैं। इस जमा के अधिकांश भाग को बैंक ऋण मांगने वाले को ऋण दे देता है, लेकिन इस ऋण की ब्याज दर जमाकर्ता को दी जाने वाली ब्याज दर से अधिक होती है। ब्याज के इस अंतर से ही बैंक की आय होती है। अतः बैंकों द्वारा मुद्रा निक्षेप स्वीकार करना उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अथवा का प्रश्न था औपचारिक क्षेत्रक ऋण की विशेषताएं। तो औपचारिक स्रोतों से ऋण पर ब्याज दर कम होती है। सामान्यतः अमीर लोग ऋण इस स्रोत से लेते हैं, इसे लंबे समय तक ऋण प्रदान किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखती है, इससे सरकारी नियमों तथा विनियमन का ध्यान रखा जाता है। अगला सवाल है सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसानों तथा महिलाओं की भूमिका विवेचन कीजिए। अथवा का प्रश्न है असहयोग आंदोलन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो किसानों की भूमिका, धनी किसानों की भूमिका। सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। धनी किसान व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी तथा गिरती कीमतों में बहुत परेशान थे। जब उनकी नकद आय खत्म होने लगती थी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना असंभव हो गया। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी, चारों ओर असंतोष था। अतः लगान में कमी कराने हेतु उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया तथा कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी, परंतु जब 1931 में लगानों में कमी किए बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो धनी किसानों में बड़ी निराशा हुई। फलतः जब 1932 में आंदोलन पूरा प्रारंभ हुआ या शुरू हुआ तो उनमें से बहुतों ने उसमें भाग नहीं लिया। गरीब किसानों की भूमिका। गरीब किसान चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो बड़ा भाड़ा चुकाना था उसे माफ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलन में भाग लिया, परंतु उन्हें कांग्रेस की ओर से समर्थन नहीं मिला। महिलाओं की भूमिका। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारतीय महिलाओं ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। महिलाएं गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान उनके विचार सुनने के लिए अपने घरों से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूसों में भाग लिया, नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, विदेशी कपड़ों तथा शराब की दुकानों पर धरना दिया। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। शहरी क्षेत्रों में अधिकतर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में भाग ले रही थी। गांधी जी के आह्वान के बाद महिलाओं ने राष्ट्र की सेवा में अपना पवित्र कर्तव्य समझा। अथवा का प्रश्न था असहयोग आंदोलन के कारण। जनवरी 1921 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। करों में वृद्धि। प्रथम विश्व युद्ध के कारण रक्षा व्यय की पूर्ति के लिए ब्रिटिश सरकार ने करों की वृद्धि की सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया और आयकर नामक कर शुरू कर दिया, जिससे भारतीयों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। दूसरा बिंदु है मूल्यों में वृद्धि। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे परिणाम स्वरूप जन साधारण पर जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया था। तीसरा पॉइंट है गांवों में सैनिकों की जबरन भर्ती। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांवों में सैनिकों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में तीव्र आक्रोश फैल गया। गांधी जी को निराशा। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों की आर्थिक और सैनिक सहायता इस आशा से की थी कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वराज प्रदान करेगी, परंतु युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार की ओर से स्वराज प्रदान किए जाने के बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया। रोलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पारित कर दिया। इस अन्यायपूर्ण कानून से भारतीयों को तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया। सरकार की दमनकारी नीतियां। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीतियां अपनाई तथा पंजाब के लोगों पर भीषण अत्याचार किए। खिलाफत आंदोलन। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। खिलाफत आंदोलन से असहयोग आंदोलन को बढ़ावा मिला। गांधी जी की असहयोग अवधारणा। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने यह अवधारणा
दी थी कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। यह शासन इसी सहयोग के कारण चला रहा था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लेंगे तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। उन्होंने आंदोलन को क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाने का एक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। दिसंबर 1920 तक उपयुक्त सभी कारणों का विचार करके कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन को स्वीकृति प्रदान की गई। बहुजन समाज पार्टी का संक्षिप्त विवरण। साथ ही बच्चों 8वां का प्रश्न है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख बातें निम्नलिखित है। बहुजन समाज पार्टी का गठन स्वर्गीय कांसीराम के नेतृत्व में सन 1984 में किया गया था। वर्ष 2019 में हुए वर्गीकरण के अनुसार यह भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। यह पार्टी बहुजन समाज, जिसे दलित, आदिवासी, पिछड़ा जातियों तथा धार्मिक अल्पसंख्यक लोग शामिल है, के लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास, उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। यह पार्टी साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। यह पार्टी दलितों तथा कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण, उनके हितों की रक्षा के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा सक्रिय है। इस पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में है, पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी यह पार्टी पर्याप्त ताकतवर है। अलग अलग पार्टियों से अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर इसके उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। इस दल को 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 3.63% वोट मिले और 10 सीटें मिली थी। 8वां का प्रश्न है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इस पार्टी की मुख्य बातें निम्न प्रकार है। इस पार्टी का गठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई से वर्ष 1964 में अलग होकर हुआ। हंसिया, हथौड़ा और तारा इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। इस पार्टी मार्क्सवाद, लेनिनवाद में आस्था रखती है। ये दल समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतंत्र का समर्थन करता है और साम्राज्यवाद तथा सांप्रदायिकता का विरोध करता है। यह दल भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनावों में सहयोग तथा उपयोगी मानता है। इस दल का पश्चिमी बंगाल, केरल, त्रिपुरा में बहुत मजबूत आधार है। गरीबों, कारखानों मजदूरों, खेतिहर मजदूरों तथा बुद्धिजीवियों के बीच इस दल की अच्छी पकड़ है। यह पार्टी देश की पूंजी सामानों की मुक्त आवाजाही अनुमति देने के लिए आर्थिक नीतियों में आलोचक है। पश्चिम बंगाल में यह पार्टी 34 वर्षों तक शासन में रही। वर्ष 2019 के चुनाव में इसने करीब 1.75% वोट और लोकसभा की 3 सीटें हासिल की थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20, जिसके अंदर हमें एक भारत का मानचित्र दिया जाएगा, जिसको हमें बच्चों वहाँ पर जो भी हमें प्रश्न के अंदर नाम दिए जाएंगे वो हमें फिल करने हैं। चलो एक एक करके हम देख लेते हैं। निम्नलिखित को भारत के रेखांकित मानचित्र में भरना है। हजीरा, विजयपुर, झाबुआ और जगदीशपुर। तो बच्चों हम जगदीशपुर की बात करें तो ये जो हमारा यूपी है यानी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर स्थित होगा। विजयपुर और झाबुआ ये दोनों हमारा एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और हंजीरा बच्चों यहाँ पर जो हमारा गुजरात है उसके अंदर स्थित है। चलो बच्चों इसका जो 8वां का प्रश्न है वो भी एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित खनिज उद्योगों को भारत के मानचित्र में दर्शाना है। कटनी, रत्नागिरी, कुद्रेमुख और भंडारा। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम फिल करने की बात करें तो कटनी हमारा कहाँ हो जाएगा बच्चों, ये हमारा एमपी के अंदर है यानी मध्य प्रदेश के अंदर है। अगर हम यहाँ पर बात करें जो हमारा महाराष्ट्र है, यहाँ पर 2 चीजें रत्नागिरी और भंडारा दोनों कहाँ पर है बच्चों, हमारा जो महाराष्ट्र राज्य है उसके अंदर स्थित है। एक हमारा बच्चों कुद्रेमुख है, ये इसके नीचे जो हमारा कर्नाटक राज्य है बच्चों जिसके अंदर स्थित है। तो बच्चों ये हमारा आज सामाजिक विज्ञान एसएसटी का क्लास 10 का लास्ट मॉडल पेपर था। इससे पहले हमने 8 मॉडल पेपर पहले से ही हमने देख चुके हैं। अगर आपको सारे मॉडल पेपर देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा सभी मॉडल पेपर को देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।